शुभ संध्या। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर आवाज आ रही है मेरी सबको। जी सर, आ रही है आवाज। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 586 दिन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा था। तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी इसका आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का आदान प्रदान करना। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। थैंक यू। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज के इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर मिनी मेहता मैम का परिचय देता हूँ। Dr. Mini Mehta ma'am is a renowned homeopathy physician for expertise in treating various chronic and acute disease. Get get best of all the world to recover fast. She has delivered successful treatment for various serious pathological condition and genetic disease. She has been successfully treating a lot of patients suffering from cancer with this approach. She has been treating a lot of autoimmune disease successfully, preventing the further complication. Specialization area: holistic medicine, mind, body, soul, integrative oncology, pain and palliation oncology, supportive care oncology, reducing side effect on conventional cancer treatment being tumor growth, allergic inflammatory disease, skin disease, neurological disorder, endometriosis or endometritis. It present palliative care physician at Rajiv Gandhi Cancer Hospital and Research Center. Qualification: UG Baxan Homeopathic Medical College, Guru Gobind Singh, Indraprasth University, Delhi. Postgraduate: Hahnemann College of Homeopathy, London, UK, 2016 to 17. Certificate course in clinical oncology, 2021. Award की बात: हनीमन अवार्ड 2010 awarded by Delhi Homeopathy Board. Dr. Joshi Award Legendary Service in Homeopathy 2014. Appreciation Award 2016 Board of Homeopathic System of Medicine, Delhi. Homeo Icon Award 2019 by Delhi Homeopathic Federation. Legendary Service Award by Heart Care Foundation of India for giving free OPD service at MTNL. परफेक्ट हेल्थ मेला 2012 टू 2019. पब्लिकेशन प्रेजेंटेशन: कैफिश डिजीज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैफिश डिजीज, सोरेंटो, इटली, 2019. क्लिनिकल केसेस ऑफ कैंसर वर्कशॉप, रोमानिया, 2018. पेपर प्रेजेंटेशन: यूटेराइन एजेनेसिस, हनीमन कॉलेज ऑफ होम्योपैथी, लंदन, यूके, 2017. Role of homeopathy in treatment of infertility, Cape Town, South Africa, 2018. Role of homeopathy in treatment of uterine disorder, 27 International Homeopathic Conference organized by Asian Homeopathy Medical League, नेपाल, 2019. आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ होम्योपैथी इन एक्यूट रेस्पिरेटरी कंप्लेन. अब मैं मुख्य अतिथि से आग्रह करता हूं कि कृपया अपना व्याख्यान प्रारंभ करें. Thank you very much. Very good evening to everyone. संडे को भी आप सब कुछ होम्योपैथी के बारे में डिस्कस करने के लिए सब लोग ने टाइम निकाला है, बहुत बड़ी बात है ये. मैं भी अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ. कोई भी व्यक्ति जब बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है या उसकी बीमारी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और बात लंग्स तक पहुंच जाती है तो ये बहुत सीरियस मानी जाती है. छोटा सा कोल्ड भी आज की डेट में अगर सही से ट्रीट नहीं होता तो फिर वो काफी बड़ी बीमारी बन जाता है. इसलिए जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस को अगर अच्छे से हम डील करें तो हम अपने पेशेंट से काफी हेल्प कर सकते हैं. मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ.
क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस मैम देख पा रहे हैं। जूम कर दीजिए। ठीक। तो आज हम बात करेंगे एक्यूट चेस्ट रेमेडीज टू कॉमन एक्यूट चेस्ट डिजीज। अक्सर क्या हो रहा है, आजकल बुखार होता है और बहुत तेज बुखार आया, उसके बाद खांसी लग जाती है और वो खांसी काफी दिन तक रहती है और कुछ लोगों की खांसी तो इतनी ज्यादा सिवियर हो जाती है कि वो आईसीयू पहुंच जाते हैं, उनको निमोनिया हो जाता है। तो हमें हमारे पास एलोपैथिक में तो इसकी काफी ही कम रेमेडीज हैं और हमारे पास बहुत सारी दवाइयों का भंडार है। अगर हम सही तरीके से सही लक्षण शुरू में पहचान लें तो हम बहुत पेशेंट्स की मदद कर सकते हैं। तो इसीलिए मौसम भी ऐसा चल रहा है और आज की पिछले 4 सालों के अंदर जो हाईएस्ट किलिंग डिजीज चल रही है, जो सडनली पूरी लाइफ चेंज कर देते 5 दिनों में किसी की, अगर सही से ट्रीट ना करी जाए, मैनेज ना करी जाए, तो वो है रेस्पिरेटरी डिजीज, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज, which will lead to, in most of the cases, ARDS, acute respiratory distress syndrome। जी अब आईसीयू पहुंच गए, जी वेंटिलेटर पहुंच गया, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे मिड एज का है या बड़ी उम्र का है। पहले देखिए, कंजेशन हो जाती है लंग्स की। तो कंजेशन ऑफ लंग्स कैसे होती है, कैसे पता चलता है कि लंग्स कंजेस्टेड हो रहे हैं? खांसी आनी शुरू हो जाती है, म्यूकस थिक आने लग जाता है, पेन होने लगती है चेस्ट में, और वो 3 से 4 हफ्ते तक रहे, खांसी जा ही नहीं रही है, और साथ में थोड़ा सा सांस फूले, उतनी आप तेजी से चल फिर नहीं पा रहे, जरा सा चल के सांस फूल रहा है या एक्सर्शन करते ही खांसी हो रही है। या अगर आप टीचर हो या आपका कोई बोलने का काम है, या जैसे हम डॉक्टर ही हैं, हम पेशेंट से बात कर रहे हैं, जैसे ही हम एक लाइन बोलते हैं तो खांसी आना शुरू हो जाती है, लंबा बोलते हैं तो सांस खींचना, वीजिंग होना, चेस्ट में टाइटनेस लगना, गला दर्द रहना, नाक बंद रहना और छींके आना। कहते हैं ना, जरा सा भी धुआं हो तो ऐसे लगता है कि भाई अच्छा नहीं लग रहा। अब एक्यूट लंग डिजीज में, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज में क्या आता है? ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोनिमोनिया, प्लूरोनिमोनिया और निमोनिया। ब्रोंकाइटिस इज अ लंग कंडीशन दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स। एयरवे की सूजन हो जाती है, गले में दर्द है खांसी करते हुए। ये ज्यादातर शुरू होगा, नाक बह रहा था, ठंड लग गई, ठंडा पानी पी लिया, ठंडी जमीन पे बैठ गए, ठंडी हवा में चले गए, अंदर गर्म था, सुबह से अंदर बैठे थे, जैसे अभी शाम और सुबह की ठंड होने लगी, एकदम बाहर निकले तो ठंडा एक्सपोजर हो गया। तो ऐसे से जो ठंडी सर्दी पकड़ते हैं, उन लोगों को अगर जैसे सिम्टम्स होना शुरू होता है, कफ होते हैं, म्यूकस प्रोडक्शन होता है, वीजिंग होने लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगती है, चेस्ट पेन होने लगती है, फीवर होता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ब्रोंकोनिमोनिया में ये सब टाइप ऑफ निमोनिया है। कभी कभार ये अपने आप ठीक हो जाता है, थोड़े थोड़े दिन रह के या 2-3 दिन रह के। इसमें बहुत सीवियर इन्फ्लेमेशन होती है और अगर आप चेस्ट एक्सरे करवाओ तो छोटे छोटे पैचेस भी मिलते हैं लोब्यूल्स ऑफ लंग के पास, और ये ब्रोंकल न्यूमोनिया और ब्रोंकोजेनिक न्यूमोनिया होता है, ये फीवर के साथ आता है। प्लूरोनिमोनिया इज इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स एंड प्लूरा। प्लूरा क्या, वो जो छिल्ली भरी रहती है जो लंग्स के आसपास, जिस जैसे समझ लो एक पॉलिथीन चढ़ी रहती है, उसकी सूजन, उसमें पानी भर जाना, ये सिर्फ प्लूरा का जो कवरिंग ऑफ लंग्स है उसमें सूजन आ जाना। निमोनिया, निमोनिया इज एन इन्फेक्शन इन योर लंग्स caused by बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। निमोनिया जो है वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। प्राइमरी है कि अभी ठंड लगी, बुखार तेज चढ़ा और निमोनिया हो गया, और या किसी और बीमारी की के बाद कीमोथेरेपी चल रही थी जी, इम्यूनिटी कम हुई तो धीरे धीरे निमोनिया होने लगा। इट कॉजेज योर लंग टिश्यू, और जो लंग्स हमारे जिस चीज के बने होते हैं, जिन टिश्यू के, जिन सेल्स के, उनकी इतनी सूजन कर देता है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, कई बार उसमें पस भर जाती है। तो बैक्टीरियल निमोनिया होता है जो सीवियर होता है ज्यादा वायरल निमोनिया से, क्योंकि वायरल निमोनिया को क्या है कि अगर एलोपैथ में इसका कुछ भी इलाज अगर ना किया जाए, सिर्फ मैनेज ही किया जाता है, तो ये अपने आप भी ठीक हो जाता है। तो आजकल ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोनिमोनिया, प्लूरोनिमोनिया इतना कॉमन इसलिए है कि जैसे एक्यूट इन्फेक्शन होता है हमें, तो हमें फीवर चढ़ता है और लोग, फीवर थोड़ी हीट चाहिए होती है रिकवर करने के लिए, लेकिन क्या है कि एक चलन चल गया है कि 99 फीवर तो तुरंत पैरासीटामोल खा लिया जाए, डोलो खा लिया जाए, बार बार बुखार दबा लिया जाए। तो जब फीवर चढ़ता ही नहीं है तो जल्दी से जो है लंग्स में इन्फेक्शन फैल जाता है और इन्फेक्शन को फैलने का इजी हो जाता है, बिकॉज फीवर एंड इन्फ्लेमेशन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इन आवर बॉडी। उसकी सप्रेशन से बहुत प्रॉब्लम होती है।
अभी ये देखिए नॉर्मल एल्वियोलाई है, और ये कैसा एल्वियोलाई है जिसमें फ्लूइड है। अब जब ये एल्वियोलाई को निकलना है, ये फ्लूइड ऊपर चलेगा, तो आप खांसेंगे तभी तो निकलेगा। यदि अगर आपको खांसी खांसी को मैनेज करने के लिए दवाएं हमारे पास बहुत सारी है, लेकिन एलोपैथ में क्या करता है, ठंडा स्टीम दे देता है। क्या कोल्ड स्टीम में क्या देता है, नेबुलाइजर। तो ये जैसे चल चल के ऊपर आता है, हीट आपको फीवर होता है और ये चढ़ चढ़ के आता है, वो उसको नीचे बिठा देता है। तो लंग्स तो बहुत बड़े हैं, बहुत सारे एल्वियोलाई हैं, 30% में भी वापस जमा रहेगा तो आप बैठे बैठे अच्छा सांस ले सकते हैं। तो आपको लगता है अच्छा सांस आ गया हमको, अब हम ठीक है, अब खांसी नहीं है तो चल देते हैं। लेकिन ऐसे फिर टेंडेंसी दोबारा जब आपको फीवर चढ़ेगा, यही फ्लूइड फिर खांसी होने लगेगा, क्योंकि इसको तो बाहर निकलना ही है। तो ऐसे टेंडेंसी बन जाता है। जब बहुत ज्यादा सिक्रीशन होता है उसको, और उस सिक्रीशन का बहुत ज्यादा सप्रेशन हो जाता है, तो बहुत ही बैड और एडवांस स्टेज ऑफ निमोनिया बन जाता है। इसके अंदर क्योंकि सिक्रीशन अंदर लॉक हो जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, प्लास्टिक से बन जाते हैं, एयर स्पेस नहीं रहती, तो पेशेंट जो है वो सीरियस हो जाता है, वेंटिलेटर पे हो जाता है। तो अगर हम अपने एक्यूट उसमें देखें केसेस में, रेस्पिरेटरी केसेस में, तो उसमें पहले नंबर पे बहुत ही अर्ली केसेस होते हैं, जब एकदम शुरू ही हुआ है। तो उसमें कुछ दवाइयाँ वहीं पे जो है सिवियरिटी को अवॉइड कर देती हैं। वो एकोनाइट, फेरमफॉस, वेरेट्रम विरिडे, बेलेडोना, इपिकैक, चेलिडोनियम, जेलसीमियम, बैक्टीशिया, पायरोजेन, ओपियम, नाइट्रिक एसिड, मर्क्यूरियस। एकोनाइट, अरे बच्चा खेलने गया था, एकदम बिल्कुल ठीक ठाक घर आया, खाना खाया, एकदम बैठा तो तेजी से बुखार चढ़ा, बुखार देखा तो 102 था, और बहुत शिवरिंग हो रही थी, बहुत मुंह सूख रहा था, एकदम सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी, खांसी भी आ रही थी। हर बार खांसी करते हुए बच्चा गले को एकदम टाइटली पकड़ रहा था, इतना स्पाज्म था, सांस लेने में दिक्कत थी। ऐसे जैसे अगर ऐसे कोई अगर आपको पता चलता है कि ये डिजीज ऐसे शुरू हुई है, अगर शुरू में ही एकोनाइट दे दिया जाए, एकोनाइट की फ्यू डोजेज ऑफ एकोनाइट इन वाटर कैन अबॉट फर्दर एडवांसेस इन द डिजीज। तो एकोनाइट इज द फर्स्ट रेमेडी। सडनली आप अगर इफ यू फॉल सिक और इतनी सडन इन्फ्लेमेशन, इतनी कंजेशन हो जाती है लंग्स की, तो एकोनाइट कैन टेक केयर ऑफ इट, वेरी गुड थिंग। फेरमफॉस, अब आप देखो कि वो कहे कि कोई कहे कि अरे हम कल बस सारा दिन शॉपिंग पे गए थे, वापस आए हैं तो हल्की हल्की रास्ते से धक्का लगने लग गई थी, और हमें हमारा धक्का लग रहा था, तो रास्ते में जैसे आजकल के दिन है, स्मॉग है, कभी थोड़ा थोड़ा सांस सुंदर था, चलने में हम थक रहे थे, और आके फिर ऐसे ही थक रहे थे, और ऐसे वाली खांसी हो, और थोड़ा ऐसे लग रहा हो कि वीकनेस है, रेस्ट करना चाहिए, कुछ कुछ गर्म लेना चाहिए, सडनली कुछ शुरू हो जाना, पर माइंड में वो एंजाइटी और फियर और उतनी बेचैनी ना होना। तो अगर आप फेरम फॉस शुरू करोगे, आप देखोगे फेरम फॉस 6x अगर आप दोगे इट, तो वो भी इतना हेल्प करेगी अपने पेशेंट्स को। बोलो जब भी शुरू हो आपको ऐसे, तो शुरू में ही ये लेने से पेशेंट्स को काफी आराम आ जाता है। बहुत अच्छी दवाई है ये अर्ली ऑनसेट की। नेक्स्ट, फीवर बहुत ज्यादा है और बहुत कंजेशन है लंग्स में। जीभ देखोगे तो जीभ में ऐसे लगेगा कि पूरी जीभ लाइट कलर की है, सेंटर में एक रेड स्ट्रीक है, जैसे किसी ने अंगूठे से ऐसे खरोच दिया हो, रेड अलग से स्ट्रीक दिखेगी। और पेशेंट को बहुत वीकनेस है, और वो लेटा नहीं जा रहा, बेचैन है, उठने की कोशिश कर रहा है। फीवर कभी तेज हो रहा है, कभी हल्का हो रहा है, लेकिन हाँ, वेरिट्रम विरिडे एक्यूट लंग कंडीशन में आप तब सिर्फ वेरिट्रम विरिडे ही इंडिकेटेड होती है जब पल्स रेट बहुत हाई होता है। इट इज द ओनली रेमेडी indicated for the respiratory difficulty in respiration and congestion of lungs with accelerated pulse rate। ठीक है, तो वायलेंट बिल्कुल एकदम एक्यूट हुआ और बहुत ही ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पेशेंट का फेस भी एकदम स्वेल्ड लग रहा है, और जीभ ऐसी दिख रही है आपको, और बुखार कभी तेज है कभी कम है, और साथ में पसीना भी है, और रैपिड फुल पल्स है, तो वेरिट्रम विरिडे कैन हेल्प योर पेशेंट। और बेलेडोना तो आप भूल ही नहीं सकते। दर्द के साथ खांसी, ड्राई कफ और साथ में हेडेक होना, कान में दर्द होना, गले में दर्द होना, और इतनी थकावट होना कि लेटने का दिल करे लेकिन तब भी लेट नहीं रहे, सो नहीं पा रहे हैं, और प्यूपिल्स लाइट अच्छी नहीं लग रही है, लाल गाल है, बिल्कुल बुखार है, एकदम ऐसे लग रहा है कि हाथ लगाने से लग रहा है कि स्टीम निकल रही हो, स्टीमिंग हॉट पेशेंट हो। और जहाँ पेन है, बेलेडोना का फिक्स साइन है, जहाँ पेन है उस साइड पे वो लेट ही नहीं सकता,
उस साइड पे जहाँ पे दर्द है उसके ऊपर प्रेशर डाल ही नहीं सकता। और जरा वो इतने ध्यान से झटके से उठेगा नहीं, झटके से लेटेगा नहीं, धीरे से लेटेगा, धीरे से उठेगा। और यही ब्रायनिया में ये होता है कि ब्रायनिया जो मूव भी नहीं कर सकता, और वो जो है सोर साइड को जहाँ दर्द होता है उसी साइड पे होकर के लेटता है। तो ये बेलेडोना है। छोटे बच्चों के केसेस में आपको बेलेडोना, फेरम फॉस बड़े आराम से आपको जो है रिलीव कर देगा पेशेंट को। एकोनाइट का ये जो 4 से 5 साल वाले बच्चे होते हैं एकदम खेल के आएंगे, तो उनको काफी, आप जरा सी हिस्ट्री लोगे तो पता चलेगा सडनली हो गया। वेरिट्रम विरिडेज ज्यादातर आपको उनमें मिलेगा जिनको कोमॉर्बिडिटीज भी है, तो उनमें इतनी पल्स रेट एकदम हाई मिलती है, लिवर डिजीज मिलेगी या कोई और डिजीज मिलेगी उनको। इपिकैक, स्पेशली द इनफेंट फ्रेंड, आप देखोगे कि कितनी खांसी है, पेरेंट आएगा कैसे कि डॉक्टर साहब इसको 2-3 दिन से इतनी खांसी है, तो इसने बिल्कुल खाना पीना बंद कर दिया है, इतनी आवाज आ रही है इसके गले में कि भर गई है इसकी छाती। पर आप जीभ देखोगे तो उसकी टंग क्लियर होगी, बबल्स होंगे उसमें, वो वॉमिटिंग भी कर दे रहा है तो बबल्स की वॉमिटिंग कर रहा है, और ऐसा लग रहा है इसका दम घुट रहा है, डॉक्टर साहब कुछ फंस गया है, देखिए इस गले में क्या है। और जैसे हम खाना खिलाते हैं, इवन पानी पिलाते हैं, तो ये उकलाई करता है, थोड़ी थोड़ी देर में खांसी करता है और उकलाई करता है, और बहुत बुरा हाल है इसका, फीवर भी है, बहुत बेचैन है बच्चा। तो आप ऐसे बच्चे को आप इपिकैक देंगे, हाई फीवर, इरिटेबल चाइल्ड, और बिल्कुल सफोकेट कर रहा है, कफ इतना निकल रहा है, बबल्स है, तो आप इपिकैक देंगे तो दैट विल रिजॉल्व द पेशेंट कंडीशन। जलसीमियम आपको, वो पेशेंट बोलेंगे वायरल निमोनिया होगा या वायरल कफ कोल्ड होगा कि डॉक्टर साहब हेलो, आज मैं ऑफिस में ही हूँ, आप प्लीज क्या मेरी दवाई भिजवा सकते हैं। सुबह से जैसे ऑफिस आया हूँ, सिर भारी भारी लग रहा है, एकदम आंखें भारी हैं, सांस लेने में भी ऐसे लग रहा है कि बहुत थकावट है, भारीपन लग रहा है, चलने का दिल नहीं कर रहा। और सबसे ज्यादा थका हुआ एरिया मुझे कमर का लग रहा है, वहाँ ठंड भी लग रही है, बिल्कुल हिलने का दिल नहीं कर रहा, चला नहीं जा रहा, आप बताइए क्या दवा ले। लग रहा है कि बुखार भी है ही, 100 तो है ही। और प्यास लग रही है, आप पूछेंगे प्यास नहीं है कुछ भी, बस सिर बहुत भारी है, बस ऐसे कर रहा है, लेट जाए। तो जलसीमियम हम इस पेशेंट को यहाँ से देंगे तो पेशेंट बहुत बेटर हो सकता है। जबकि आप कई बार आप देखोगे, मैंने मैंने बहुत बार देखा है, कुछ इतने सीवियर केसेस होते हैं, अगर मैं उनसे पूछूं कि शुरू कैसे हुआ था, तो एकदम जलसीमियम के सिम्टम्स होते हैं, और ऐसे लगता है कि अगर शुरू में इन्होंने ना खाई होती वो कोल्ड की दवाई, जो कोल्ड प्लस ऐसे ऐसे आती है, और ये डोलो नहीं खाई होती उसी वक्त जी मैंने डोलो खा ली, तो ये इतनी सिवियरिटी में नहीं आता। और जब हम जलसीनियम जैसी मेडिसिन देते हैं, शाम में पेशेंट अगर 5-6 डोज लेता है, सुबह इतना बेटर उठता है कि 3 दिन में एवरीथिंग इज ओके विद द पेशेंट। बैप्टीशिया जैसे आज पहले ही कुछ इन्फेक्शन बहुत ज्यादा सॉलिड हो, पेशेंट वीक बॉडी हो, तो और ज्यादा फीवर हो जाता है उसको, टाइफाइड जैसा, कभी ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है, और निमोनिया हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। सबसे ज्यादा ऐसे पेशेंट को सडनली फीवर हाई होने के साथ मेंटल कंफ्यूजन हो जाती है। तो बेलेडोना, बैप्टीशिया, ये वाले जो पेशेंट्स होते हैं जिनको सडनली फीवर के साथ और सांस लेने में दिक्कत और मेंटल कंफ्यूजन होने लगती है कि आधा सोते हैं आधा जागते हैं, जवाब देते हैं, तो वैसे जो एलोपैथिक मेडिसिन में उन्होंने क्राइटेरिया सेटल किया हुआ है कि जब भी मेंटल कंफ्यूजन होने लगे ब्रेथलेसनेस के साथ, तो यू नीड टू गेट दिस पेशेंट एडमिटेड। क्योंकि काफी मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा गया है कि अगर उनकी SpO2 चेक करो तो 80s में मिलती है, इट्स बेटर टू send that patient to the hospital IPD ऑब्जर्वेशन। तो वो पेशेंट जो है बहुत बेचैन रहता है। आप टंग देखोगे तो ब्राउन डर्टी टंग होगी उसकी, बहुत थिक ब्राउन, और फिर से मुंह खोल, आप कहोगे ना जीभ दिखाओ, वो मुंह खोलेगा तो स्मेल आएगी बहुत ज्यादा उस पेशेंट के, और उसके शरीर में बहुत दर्द होगा। और पेशेंट को क्या कहते हैं, बिल्कुल फीवर में कभी ठंड लग रही होगी, लूज मोशंस भी मिल सकते हैं ऐसे पेशेंट में। और इनके में एक्यूट कंडीशन में भी आप अगर आप इनका चेस्ट एक्सरे कराओगे कि सडनली भी शाम को कराया या 2 दिन बाद कराया, तो उसमें ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज दिखती हैं। बैप्टीशिया ऐसे पेशेंट्स को बहुत मदद करता है, और उनकी खांसी में और उनकी टाइफॉइड में, उनकी लूज मोशन में, वन रेमेडी हेल्प्स एवरीथिंग अगर if symptoms are indicated। पायरोजेल अगेन, अगर फीवर ऐसा है कि फीवर और पल्स में जो रिलेशन है वो बिल्कुल ही अलग है, और पेशेंट को बहुत हाई फीवर, दिल धड़क रहा है इतनी तेज, बुखार इतना तेज है जितनी तेज दिल धड़क रहा है, बहुत रेस्टलेसनेस है, बहुत दर्द है शरीर में, और टंग आप देखोगे तो फियरी रेड स्मूथ टंग है, क्विक पल्स है, और आउट ऑफ प्रोपोर्शन टेम्परेचर जा रहा है, तो आप ऐसे पेशेंट को पायरोजन भी दे सकते हैं और काफी हेल्प मिलेगी।
ओपियम इज इंडिकेटेड व्हेन देयर इज डिस्ट्रेस इन रेस्पिरेशन। आपको दिखेगा कि भाई इतना बुखार है और ये उठ ही नहीं रहा, पेशेंट सोए जा रहा है, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, और आप उसमें देख रहे हो कि वो सो रहा है, साथ में उसको जो है खराटे जैसा आ रहा है, या जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है उसमें ऐसे ऐसे जो डिस्ट्रेस है उसमें आपको देखोगे कि सांस लेने के बाद जो ब्लो आउट कर रहा है वो नाक से नहीं कर पा रहा, मुंह से ऐसे कर रहा है, और द बॉडी इज हॉट एंड देयर इज हॉट और स्वेटी, टच करोगे तो गीली है, तो ऐसे पेशेंट को आप ओपियम दे सकते हैं। लैक ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्शन जिसके अंदर होता है। अब आ जाते हैं नाइट्रिक एसिड पे। आजकल के मौसम में जो वैसे ही पीपल हुआ प्रोन टू एलर्जीज, जिनको एलर्जीज है, तो आजकल की जो ये दिवाली के पास से मौसम शुरू होता है जिसमें पटाखे खूब फटते हैं, या ये इतना स्मॉग है, इतना पोल्यूशन है, तो इसमें जिन लोगों को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, नाइट्रिक एसिड फ्यूम्स लेने की वजह से लंग्स में कंजेशन हो जाता है, ऐसा लगता है कि भरी हुई रुई से कितना भी सांस ले रहे हैं, नाक तो खुला हुआ है लेकिन ऐसे लग रहा है कि अंदर सांस नहीं आ रही, और पीछे होके तो बैठा ही नहीं जा रहा। तो और सर में दर्द है, साथ में खांसी ऐसी कि गले इतना ड्राई हो जाता है कि बलगम उसमें चिपकी हुई है, निकल ही नहीं पा रही है, और कड़वी सी है, एक्रिड जलने वाली, नाक में दाने भी हो जाते हैं, और क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा जोर से खांसी लगाओ तो खांसी करो तो स्पूटम जो है वो ब्लड टिंज्ड भी आती है। राइट साइड ऑफ चेस्ट पे ज्यादा इफेक्ट होता है। इसमें पेशेंट अपनी हेल्थ के बारे में काफी एंशियस होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को आप नाइट्रिक एसिड दोगे तो काफी अच्छा इफेक्ट आएगा। और बेसिकली जो नाइट्रिक एसिड पर्सनैलिटीज होती है, जैसे ब्राउन आइड पीपल होते हैं, तो उनको ज्यादा अच्छा सूट करता है। अब आप बताओ नाइट्रिक एसिड का सोर्स क्या है? नाइट्रिक एसिड का सोर्स ये होता है जब भी जहां भी अमोनिया प्रोडक्ट्स का कंबशन होता है, नाइट्रेट्स का कंबशन होता है, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, या पटाखे बहुत फूट रहे हैं, या धुआं है, पोल्यूशन वाली जगह है, या जैसे कहीं पे ऐसे ना कि आप बाजारों में जाते हो जहाँ जहाँ रोए उड़ रहे होते हैं, तो कंबस्टेड मटेरियल के, तो वहां से जो लोग इन्फेक्शन लेके आते हैं या कंजेशन लेके आते हैं, उनको नाइट्रिक एसिड बहुत सूट करती है। मर्क्यूरियस अगेन, ब्रोंकाइटिस, कफ, वर्स, सारा दिन सही रहता है, शाम में बढ़ जाता है रात तक, ऐसे चेस्ट में लगता है कि यहाँ से खांसी आ रही है, ड्राइनेस भी और टिकलिंग होती है, और जब खांसी आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे छाती फट जाएगी। एंड देयर इज कोपियस स्वेटिंग विदाउट रिलीफ, बहुत पसीना आ रहा है लेकिन उससे आराम नहीं आ रहा, जितनी तबीयत खराब है उतना पसीना आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और पसीना भी बहुत आ रहा है। और लेकिन एक जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सोच समझ के मरकरी देना इफ द टंग इज ड्राई। मुंह खोलो, सलाइवा भी ज्यादा है, और टीथ की जो इतनी सॉफ्ट हो चुकी है टंग कि वो जो टीथ की इंडेंटेड जो इम्प्रेशन आ रहे हैं टंग पे, ये होना जरूरी है। मर्करी को देने के लिए उसके मर्करी के इंडिकेशन होना जरूरी है। निमोनिया विद एक्सेसिव ऑफेंसिव स्वेट, पसीना स्मेल वाला, ऑफेंसिवनेस ऑफ ब्रेथ, ऑफेंसिवनेस ऑफ एक्सपेक्टोरेशन, ब्रोंकोन्यूमोनिया, इनफेंटाइल। अब आप देखो क्योंकि मर्क्यूरियस सिफिलिटिक रेमेडी है तो अल्सरेशन, इनफेंटाइल ब्रोंकोन्यूमोनिया, बिलियस निमोनिया, साथ में लिवर की भी प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। कोविड के दिनों में भी वो लोग ज्यादा सीरियस हो गए थे कोविड इन्फेक्शन के बाद, जिनको पहले से लिवर कंप्लेंट थी, उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, उन लोगों का सीआरपी ज्यादा बढ़ा था, डी डाइमर ज्यादा बढ़ा था, जिनका पहले से फैटी लिवर था या एंजाइम्स बढ़े हुए थे, तो उनमें मर्करी वगैरह, ये सारी मर्करी मेडिसिन, एंटीसिपेटिक मेडिसिन काफी ज्यादा इंडिकेटेड मिलती। टंग इज फाउल, टूथ नॉच्ड, स्टैबिंग पेन्स फ्रॉम बेस ऑफ राइट लंग टू बैक, कि पेशेंट आगे से राइट साइड मिलेगा, डॉक्टर साहब मैं सांस भरता हूँ तो आगे से यहाँ से लेके पीछे तक दर्द है, और ब्लडी थिक ग्रीन एक्सपेक्टोरेशन, सप्यूरेशन ऑफ लंग्स, लार्ज क्वांटिटी ऑफ पस, मतलब निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया में मर्क्यूरी जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे इंडिकेटेड आपको मिलेगी। अब ये तो थे अर्ली केसेस के एकदम शुरू हुए 3 से 5 दिन के अंदर या 2 से 3 दिन के अंदर आप ऐसे सिम्टम्स पाए तो आप कैसे कर सकते हो। अब है मोर एडवांस केसेस, इससे नेक्स्ट है, तो मोर एडवांस केसेस में ब्राइनिया, जब प्लूरसी हो जाती है या हेपेटाइजेशन शुरू हो जाती है लंग्स के अंदर, खांसी करना बहुत पेनफुल है, कफ इज हार्ड, बहुत मुश्किल से खांसी होती है तो दर्द होता है बहुत ज्यादा, और बलगम इतनी गाढ़ी है कि उसको बहुत खांसने पर थोड़ी बलगम निकलती है, बहुत थिक है,
और बहुत बेचैनी है, बैठे बैठे भी सांस नहीं आ रही, जो पेशेंट है उसको फीवर भी हाई है, सर में दर्द है, जरा सा हिलना भी उसके लिए एक्सर्शन है, टॉयलेट तक जाना भी उसके लिए एक्सर्शन है, टॉयलेट तक जाएगा यूरिन करने, चाहे वो अटैच बाथरूम में, वापस तक आने तक सांस फूल जाती है। बिल्कुल सीधा वो लेटा हुआ है, ना उसको ये पसंद है कि कोई तेजी से कमरे में आए, पर्दा भी हिल रहा हो उसको, वो चीज भी इफेक्ट करती है। सांस ही वो इतना सोच सोच के, तो जैसे छुप छुप के सांस ले रहा है कि पसलियों को पता ना चल जाए, दर्द ना हो, इतनी दर्द होती है खांसी करने में। रैपिड शॉर्ट ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग मीन्स इन ग्रेट पेन, लाइज ऑन द पेनफुल साइड, अगर राइट साइड में ज्यादा दर्द है तो उसी साइड पे उसको स्टिल करने के लिए, क्योंकि उसकी मूवमेंट कम होती है तो उसे पेन कम होता है। तो ब्राइनिया पेशेंट ऐसा होता है, मुंह सूख रहा होता है, पानी की प्यास लगती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में नहीं, आधे घंटे में पिएगा तो एक एक ग्लास पूरा पिएगा, एक एक घंटे में पिएगा, ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है। और जो पेशेंट होते हैं ना ब्राइनिया पेशेंट, वो बड़ा कुछ मंगाए, ये ले आओ खाने के लिए, वो ले आओ, लेकिन उससे खाया नहीं जाता। ब्राइनिया की प्रॉब्लम क्या होती है, देयर इज लैक ऑफ सिक्रीशन। वो इतनी ड्राइनेस क्यों होती है, देयर इज लैक ऑफ सिक्रीशन, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन में पेट में इंटेस्टाइनल सिक्रीशन हो, चाहे वो माउथ की सिक्रीशन हो, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, इसलिए इतनी ड्राइनेस हो जाती है। कैलिकार, निमोनिया बन चुका है, प्लूरो निमोनिया बन चुका है, और पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब सांस लेने पे चाकू गड़ जाता है पीछे इस साइड को, तो एक एरिया बता देगा वो आपको, और चलना तो बहुत ही मुश्किल है। पर इसकी सीवियरिटी पेन की जो है वो ब्राइनिया की तरह नहीं होती। इसकी जो है सारा ये भी होता है कि वो आपको पेशेंट बोलेगा, डॉक्टर साहब आपके क्लिनिक तक आ रही थी, बस मैं ऑटो में बैठ के, तो इतना भारी हो रहा था यहाँ से, बस ऐसा लग रहा था किसी ने खंजर गाड़ रखा। ठीक है, उसमें लेकिन ब्राइनिया में क्या होगा, उसने सांस ली तो वो टाइट हो गया, लेकिन कैलिकार में क्या है कि सारा टाइम दुखता रहेगा, तो इसलिए वहां पे कोई मल दे कि तो ये जरा थोड़ी पीठ मल दो तो आराम हो जाए, आगे होकर पेशेंट बैठा रहेगा घर में, मान लो उसको सांस नहीं आ रही, वो लेट तो सकता ही नहीं है, तो वो कहेगा, बैठा होगा किसी से मदद क्या मांगेगा, जरा तुम पीठ मल दो मेरी, तो पीठ मलवाने से उसको अच्छा लगता है। हिपेटाइजेशन ऑफ लंग्स विद मच रैटलिंग ऑफ म्यूकस ड्यूरिंग कफ, बहुत रैटलिंग घड़ होती है चेस्ट में, अगर आप सुनोगे स्टेथोस्कोप से, वैसे भी सुनाई दे जाता है पास बैठे व्यक्ति को। और इसका ये काम करती है उन लंग इन्फेक्शन में जो स्पेशली राइट साइड में लोअर एरिया में हुआ था, जैसे फॉस्फोरस और मर्क्यूरी भी हेल्प कर रहे थे। इंडिकेशन राइट साइड लोअर चेस्ट में। हिपेटाइजेशन ऑफ लंग्स विद मच रैटलिंग ऑफ म्यूकस ड्यूरिंग कफ, खांसी करते हुए आपको सुनाई देगा कि बलगम है काफी। हिपेटाइजेशन ऑफ राइट लंग्स, कैनॉट लाई ऑन राइट साइड, दर्द वाली जगह पे, ये भी इसका भी हाल बेलेडोना की तरह ही है। एडवांस स्टेज में, जो एक्यूट में बेलेडोना थी, एडवांस स्टेज में काली कार का भी है कि जहां दर्द है उस साइड पेशेंट नहीं लेटेगा, कि ऑपोजिट साइड लेटेगा। इनफेंटाइल न्यूमोनिया, ब्रोंको न्यूमोनिया विद इंटेंस डिस्निया, सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होगी, म्यूकस बहुत मुश्किल से, डिफिकल्टी से रेज होगा खांस खांस के, और ना तो ये सो पाएंगे ना कुछ खा पी पाएंगे, बहुत बेचैनी रहती है, वीजिंग, विस्लिंग, चोकिंग साउंड भी खांसी में आएगी, और पेशेंट बैठ के ही सो पाता है इसमें। आप चाहे आईसीयू में चले जाओ, उन्होंने कोई भी दवाई दी हो, पेशेंट बैठ के ही सोता है, स्ट्रेट बैक करेगा, हल्का सा चाहे आगे इंक्लाइंड हो, लेकिन स्ट्रेट बैक करके ही बैठ के सो पाता है। और यदि थोड़ा आराम भी आ जाए दिन में इनको, तो 2 बजे या 3 बजे, 2 बजे 3 से 5 के बीच में पेशेंट जो है जरूर उठता है, और इसकी कंप्लेंट बढ़ जाती है। रोज आप पूछोगे भाई कितने बजे आपकी तबीयत खराब होती है, भाई 3 बजे आँख खुलती है तो डॉक्टर साहब तबीयत खराब होती है। नेट्रल सेल्स लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में, लेफ्ट लंग में अगर लोअर लोब में प्रॉब्लम हो तो नेट्रम सेल्स आपकी ज्यादा अच्छी हेल्प कर सकती है होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से। निमोनिया ऐसा जिसमें अस्थमा हो, सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो, ह्यूमिड अस्थमा ऑफ चिल्ड्रन, जिन लोगों को बारिश के मौसम में, ठंड के मौसम में बारिश हो, या कभी बारिश के मौसम में सांस लेने में तकलीफ होती है, जब सर्दियां खत्म होने वाली होती है उस टाइम पे जो बारिश होती है, या सर्दियां शुरू होने वाली, उन लोगों को नेट्रम सेल बहुत अच्छी सूट करती है। और इसका भी एग्रावेशन का टाइम है सुबह 4 से 5 बजे के बीच में, अगर सांस लेने में तकलीफ हो, उठ के आदमी बैठ जाए, तो नेट्रम सेल मेडिसिन अच्छी हेल्प करती है। डैम्प वेदर में अच्छा वर्क करती है ये। तो और प्लस अगर आपकी कोई कैंसर पेशेंट है, नेट्रम सेल्फ हेल्प, जिनकी लिवर पहले से खराब है और साथ में लंग में प्रॉब्लम है, तो नेट्रम सेल्फ हेल्प।
फॉस्फोरस सबसे बढ़िया दवाई, जो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में। उसके मेन क्या है, डॉक्टर साहब लगता है छाती पे कुछ बाहर पड़ा हुआ है, कुछ ऐसे जहाँ बाहर पड़ा हुआ है, बिल्कुल खिंच रहा है, बहुत परेशानी है पेशेंट, लेकिन बड़ा होपफुल होता है इसमें। एक्सपेक्टोरेशन, खांसी होगी तो ब्राइट रेड ब्लड निकलेगा, पूरा रस्ट कलर, सॉल्टिश स्वीटिश मुंह में टेस्ट हो सकता है। और ये किस एरिया को ज्यादा अच्छे से कवर करती है, राइट लोअर लोब को, जैसे काली कार्ब और मर्क करती थी। बट फॉस्फोरस लाइज ऑन राइट साइड एंड मर्करी ऑन लेफ्ट साइड, लेकिन जनरली फॉस्फोरस को राइट साइड लेटने में बेटर लगता है और मर्करी को लेफ्ट साइड लेटने में बेटर लगता है, जो जनरलिटी है। अगर जनरल आपको भी मिलेगी, वैसे तो डॉक्टर साहब मुझे आती तो चैन राइट पे ही है, लेकिन इस वजह से मैं इस साइड नहीं लेट पा रहा। Stitching pains in left side of chest, better lying on the right side. लेफ्ट साइड पे चेस्ट पे बहुत दर्द है, तो कैसे बेटर होता है डॉक्टर साहब, बहुत पेन होता है, बस मैं राइट साइड पे लेटा रहता हूँ। और ब्राइनिया का क्या था, बेटर लाइंग ऑन द सोर्स साइड ऑपोजिट टू बेल एंड कालिकार। प्लूरेसी हो, पानी भरा हो लंग्स की छिल्ली में आगे, चाहे फ्लू निमोनिया हो, टाइफाइड निमोनिया हो, अगर फॉस्फोरस के सिम्टम्स है तो वो देने पर हिपेटाइजेशन की स्टेज भी क्लियर हो जाएगी। और कौन सी मेडिसिन हिपेटाइजेशन की क्लियर करती है स्टेज, ट्यूबरकुलाइनम एंड सल्फर। फॉस्फोरस की सेंसेशन क्या है, ड्राइनेस ऑफ एयर पैसेजेस, ब्राइनिया लाइक सिम्टम्स होंगे, खांसी पूरा हिला देगी उसको, खांसी करके बंदा क्या खड़ा खड़ा पूरा हिल जाता है, लेकिन ब्राइनिया का क्या है, पेन। और ये भी हार्ड ड्राई कफ है जो बंदे को हिला देता है और इससे पूरे शरीर में बड़ा दर्द होता है, लेकिन ब्राइनिया का आपको अलग ही दिखेगा, स्लाइट मूवमेंट से प्रॉब्लम है। ब्रोंकाइटिस होगा जिसमें जो स्पूटम है येलो ब्लड स्ट्रीक स्पूटम होगा, और पानी की प्यास ये मांगेगा, ब्राइनिया तो बार बार पानी मांगेगा, नॉर्मल टेम्परेचर कहेगा ठंडा पानी दो, ठंडा चिल्ड वाटर की डिजायर होगी, कुछ ठंडा है तो पिला दो, कोल्ड ड्रिंक है तो कोई पिला दो, फ्रिज फ्रिज का पानी थोड़ा मिक्स कर दो। और थोड़ा सा आराम मिलने पर, थोड़ा सा सोने पर ये बेटर फील करता है रेस्ट करने से, और इसको सब आसपास रहे तो अच्छा लगता है। और टिपिकल अगर फॉस्फोरस, कई बार जरूरी नहीं है कि फॉस्फोरस पेशेंट हो, कि लंबा हो, गोरा हो, ये हो, नहीं। अगर पैथोलॉजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट है, वो आपके क्लियर होने चाहिए आपके माइंड में, पैथोलॉजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट है तो वो उसकी पैथोलॉजी को क्लियर करके फिर नेक्स्ट जो सिम्टोमेटोलॉजी आएगी वो आपको शायद उसके कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम की तरफ इंडिकेट करे। तो यहाँ हम बात बेसिकली पहचानने की कोशिश करें पैथोलॉजिकल सिम्टम की, राइट साइडेडनेस है, लोअर लोब है, किस साइड लेटने से आराम मिलता है, बीमारी में क्या हो जाता है। तो ये सब चीजें आप करोगे तो यू विल बी, और बीमारी में होपफुल होता है, ठीक है, बीमारी में क्या वो फील कर रहा है, पहले कैसा था, बीमारी में क्या फील कर रहा है, वो सिम्टम्स लेके फॉस्फोरस की इंडिकेशन मिलती है, देन इट इज द बेस्ट रेमेडी। रेडनकुलस बल्बोसस, एक्यूट स्टैबिंग पेन विद एफ्यूजन, प्लूरल एफ्यूजन का पेशेंट हो, काली कार के अगर आपको सिम्टम्स नहीं मिल रहे, और एंजाइटी है, सांस लेने में बहुत दिक्कत है, और सोर्स हॉट बता रहा है पेशेंट चेस्ट में लेफ्ट साइड पर निमोनिया के बाद, जैसे कि कोई अल्सरेशन, कोई घाव हो अंदर, एक ही पॉइंट पे दर्द है, घाव हो जैसे एक एरिया में, रब करने से अच्छा नहीं लग रहा उसको, उसको लग रहा है कि लगातार यहाँ पे घाव है अंदर कहीं। तो और टच करने से पेन हो, चीक ब्राइट रेड हो, टंग साफ हो, और बहुत शॉर्ट ब्रीदिंग हो, बड़ी डिफिकल्ट सी, ड्राई हीट, वीकनेस, और बड़ी रैपिड पल्स हो, स्मॉल रैपिड पल्स हो, कार्डियक एंड वेस्कुलर एक्साइटमेंट आपको पेशेंट में नोटिस हो रही हो, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिल रही हो, आप देखो उसके रिपोर्ट्स में कि भाई इसको इतनी देर से डिस्ट्रेस है कि इसके लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है हाइपरट्रॉफी दिख रही है, तो ऐसे पेशेंट को आप रेडनकुलस पल्पोसस दे सकते हो, कि वो कहेगी डॉक्टर साहब इनको हमने बोला कि उठ के आप जरा खड़े तो होइए, तो ये फेंट हो जाते हैं और बहुत वीक फील करते हैं, तो ऐसे ये सिम्टोमेटोलॉजी मिले तो आप रेडनकुलस पल्पोसस दे सकते हैं। रस्टॉक, टाइफाइड लाइक फीवर, बॉडी एक, सांस लेने में दिक्कत, टांगों में दर्द, जोड़ों में दर्द, स्टिचिंग पेन, फीवर बहुत ज्यादा, बहुत थकावट, ड्राई हॉट स्किन, रेस्टलेस, एक पोजीशन में पड़े ही नहीं है, कभी राइट लेट रहे हैं, जिस तरफ लेट रहे हैं वही दर्द कर रहा है, फिर लेफ्ट लेट रहे हैं,
और थोड़ा सा खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा मूव करते हैं, बैठ जाते हैं, और मतलब कि चैन लेना ही मुश्किल है। ऐसे पेशेंट को रेस्टॉक्स इंडिकेटेड होती है। अगर आप जीभ देख लो, जीभ में अगर ट्रायंगुलर टिप है, व्हाइट कोटेड टंग है ऐसी जैसे दही जमाई हुई, और आगे जो है रेड ट्रायंगुलर टिप है, तो रेस्टॉक्स विल टेक केयर एंटायरली ऑफ दिस पेशेंट। ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन किसने भी लेवल तक ये प्रॉब्लम हो, चाहे बैक्टीरियल हो चाहे वायरल हो, उसका ब्रोंकाइटिस रेस्टॉक्स विल टेक केयर। टंग रेड ट्रायोड ड्राई, रेड लाइन सेंट्रम, सेंटर में जो थी वो वेरेट्रम विरिडे की थी। इनकॉन्टिनेंस ऑफ स्टूल एंड यूरिन भी आपको इसमें मिल सकता है। लेकेसिस, ये तो जब दम घुट रहा होता है तो मेरे ख्याल से एलोपैथिक में जहाँ पे वो इतने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लगा देते हैं और ग्लिबोलिन डिओलिन सब लगा देते हैं, तो हमारी एक दवाई अगर हम लेकेसिस दे दे सफोकेशन के लिए, अगर सफोकेशन के हेडिंग में डालनी हो तो लेकेसिस इज द बेस्ट मेडिसिन। नींद लगी कि जरा आराम आया था कि एकदम सांस घुटने लगी, ज्यादा तकलीफ तब होती है जब नींद लगती है, नींद लगी आंख खोली तो दम घुट रहा था, भागना पड़ा बाहर खुली हवा में जाने को कि क्या हो गया, ये सफोकेशन। उठ के बैठना पड़ता है, थोड़ी देर उठ के बैठता हूँ, नेबुलाइजर लेता हूँ, हवा लेता हूँ तो मुझे कुछ बेटर लगता है। आगे झुक के बैठो, लेटना तो मुश्किल है, लेटते ही फिर ऐसे लगता है कि जान निकल जाएगी। और वो पेशेंट को आप वो कहोगे कि आप नेबुलाइजर ले लो, वो माउथ पीस ही नहीं लगा पाएगा। इतने पेशेंट आप कभी अगर आपकी, मैंने तो ड्यूटी करी आईसीयू में, तो आप देखोगे कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनको परमानेंट मास्क लगा होता है, ऑक्सीजन मास्क का, वो ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि ये निकाल दो, उनको सफोकेशन हो रही होती है। चेस्ट ऑपरेशन, वर्स आफ्टरनून, वर्स आफ्टर स्लीप, वर्स लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड पे आपको पता है लेक्सिस तो लेफ्ट साइड एग्रवेशन रहती है। वर्स कवरिंग माउथ और नोज, अस्थमा ड्यूरिंग स्लीप, ड्राई हैकिंग कफ, वर्स टचिंग द थ्रोट आफ्टर स्लीप, हाथ लगाने से गले को हाथ भी लग गया तो दिक्कत आ जाएगी। टिकलिंग कफ एज इफ सम फूड हैड गॉन इनटू द रॉन्ग पैसेज। अब मैं आपको बताऊंगी, मेरा भी रिसेंट एक्सपीरियंस था। मेरे मेड है, उसका पोता 2 साल का, उसको बहुत ज्यादा खांसी थी और बहुत बलगम भर गई थी, तो वो लेट नहीं पा रहा था, सारी रात बैठा ही रहा वो। तो वो उसको नेबुलाइजर देते रहे, सब कुछ देते रहे, एकदम उसने बोला कि वो उसकी आंखें फेर ली उसने कि सांस नहीं आ रहा, तो उसको लेके डॉक्टर के पास भेजे। डॉक्टर ने सब कुछ चेक किया तो उसकी ऑक्सीजन कम थी, और उनको लगा कि जिस तरीके से वो बात कर रहा है या बच्चा इशारे कर रहा है तो देर इज समथिंग स्टक इन दी पैसेज। तो उन्होंने आगे 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 रेफर किया, तो आगे जाके बोला कि तो लंग्स में से कुछ निकालना पड़ेगा। उन्होंने बोला इसने शायद बादाम खा लिया था, वो लंग्स में चला गया या क्या है, किसी ने देखा नहीं है। उन्होंने ब्रोंकोस्कोपी भी करी, कुछ नहीं था उसके अंदर, सिक्रीशन से। और वो पेशेंट को सब कुछ करने का, क्लियर चेक करने के बाद भी वो सफोकेशन की फीलिंग नहीं जाती। वो बेटर था, लेकिन द पेशेंट वाज अनेबल टू लाई डाउन, लेटने में से अभी भी दिक्कत थी, तो लेकेसिस उसको मैंने मेडिसिन दी, तो वो जो है बेटर फील उसने किया। उसको शुरू ऐसे हुआ था, उनको पता नहीं चला, उनके उसके गले में डिप्थीरिया लाइक सिक्रीशन थे जो बड़े हार्ड होते हैं, वो अंदर चले गए, और अल्सरेशन लैसरेशन थी, जो भी इन्फेक्शन था। लेकेसिस लेने के बाद वो बच्चा काफी बेटर फील किया, और मेन इंडिकेशन ये था, लेटेगा ही नहीं वो, और मुंह पे वो यही चक्कर था कि उसको बोलते थे कि भाई तू थोड़ा सा नेबुलाइजर ले ले, वो दैट ही कुड नॉट टॉलरेट। लाइकोपोडियम, अनरिजॉल्व निमोनिया, और वे सांस लेने तकलीफ कब बढ़ती है, शाम को बढ़ती है। शाम को क्या टाइम है, 4 से 8 बजे के बीच में, हाँ जी। और फोरहेड पे लाइंस है, चेस्ट ट्रबल शुरू से टेंडेंसी है, और बात करते हुए ऐसे जो आपके नॉस्ट्रल्स हैं ये ऐसे खुल रहे हैं, बंद करे, स्पेशल जैसे कि ढक्कन बंद हो रहे हैं ऐसे पेशेंट का, तो ये भी इंडिकेशन है लाइकोपोडियम के लिए। गरम गरम खाना उसको अच्छा लगता है थोड़ा सा, और वैसे इरिटेबल है, डॉक्टर से अच्छे से बात कर रहा है, नर्सेज बताएंगी कि बहुत मिसबिहेव करता है ये आदमी, इसको थोड़ा सा भी मदद चाहिए होता है, देन ही इज वेरी, मतलब ही इज वेरी बैड एटीट्यूड विद अस। और भूख बहुत तेजी से लगती है, लेकिन थोड़ा सा खाते ही और ज्यादा खा नहीं पाता, और पेट डिस्टेंशन है, फूला हुआ पेट, और खाने पीने से दिक्कत बढ़ती है। तो ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोन्यूमोनिया, इन सब में अगर ये सब इंडिकेशन हो तो लाइकोपोडियम हेल्प। काली बाइक्रोम में पेशेंट रहेगा डॉक्टर साहब यहाँ दर्द है, पॉइंट्स पे बताएगा, और खांसेगा, खाऊं खाऊं इतनी हार्ड रैकिंग कफ खांसेगा, और तार ही तार निकलेंगी, तार टूट जाएंगी, लेकिन ऐसे बलगम निकले, धागे धागे निकलेंगे, येलो येलो ग्रीन ग्रीन धागे धागे निकलेंगे, ऐसी बलगम निकलेगी, गांठे गांठे निकलेंगी सुबह सुबह,
ऐसे जमे हुए थक के निकलेंगे पेशेंट के। तो ऐसे पेशेंट को आप काली बाइक्रोम देंगे तो काफी बेटर होगा। और इसका एग्रेवेशन टाइम है मॉर्निंग में 2 से 3 बजे का। और बिल्कुल ऐसे थिन स्ट्रिंजी सिक्रीशंस किसमें होती है? कॉकस कैक्टाई में। बड़ी खांसी होती है, करके पेशेंट निकालेगा, लेकिन क्या है, ये तो फिर भी गांठ और लंबी तारें निकल के गिर जाती है मुंह से, वो तो चलती रहती है। तो समझ नहीं आता ये टूटेगी कैसे। आप अगर वो क्या कहते हैं, पता नहीं कितनी ऐसी सिक्रीशन तब बनती है जब बहुत अल्सरेशन हो जाती है लंग्स के अंदर या एयर पैसेजेस के अंदर। तो वो तो जैसे कि आपके उसमें वॉश बेसिन में अगर गिरा हुआ है तो वो स्ट्रिंजी स्ट्रिंजी वो जो तारे हैं वो टूटती ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से पेशेंट साफ करता है, इतनी बुरी, मतलब वो तो आप देखोगे कभी तो कॉकस कैक्टाई इंडिकेटेड होती है। कैप्सिकम, खांसी आई चेस्ट में और ब्लैडर में पेन हो गया, खांसी आई तो घुटने में दर्द हो रहा है, ये टिपिकल सिम्टम है। जलन होगी होठों के ऊपर, ऐसे ऐसे लाल, जैसे हरी मिर्च खाते हो उसके बीज नहीं लगे रह जाते। आर यू विद मी? आप, हेलो हेलो, हेलो। हाँ मैम। हाँ आवाज ठीक आ है रही सर है? मैम, आपकी चल रहा है ना अभी? हाँ, कंटिन्यू मेरे को करिए जी। तो चेस्ट में काफी ऐसा लगता है कि लंग्स भरे हुए हैं और इतनी जगह ही नहीं है, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन खोलो या ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था उसके वो बोले आपने बंद तो नहीं कर दिया है? नहीं, बंद नहीं किया है, नहीं सांस नहीं आ रही है। और खांसी इतनी तेज कि खांसी करने के बाद छाती में दर्द हो जाती है। और क्या कहते हैं, गैस भी पास होती है डिस्टेंस एरिया में, जैसे घुटने में दर्द, खांसी करने से बोले पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, पेट में, लोअर एब्डोमेन में दर्द है। और जो पेशेंट देखते हैं कि बियर ड्रिंकर होते हैं उनको जो खांसी होती है उसमें भी कैप्सिकम मेडिसिन हेल्प करती है। और देखने में ज्यादातर वो लोग जो थोड़े से फैट, फ्लैबी और ऐसे लाल लाल गाल से होते हैं, उनको ये काफी सूट करती है। इसमें बर्निंग सेंसेशन ऐसी होती है जैसे हरी मिर्च की मिर्च अगर आपके होठों के ऊपर लग जाए या कहीं पे लग जाए, ऐसी बर्निंग रहती है इन लोगों को। सैंग्विनेरिया, पेशेंट को बहुत खांसी होती है और जैसा इधर से खांसता है इधर से फ्लैचुलेंस पास होती है। आपने जनरली देखा होगा घर में ऐसा किसी बड़े के साथ होता है, बच्चे बहुत हंसते हैं। लेकिन अगर यदि हंसने के अलावा भी यदि अगर आप देखें तो इम्पोर्टेंट सिम्टम है, देखिए ये भी, कि खांसी रुक जाती है जैसे ही अगर डिस्टेंशन और पेट में फ्लेटस अच्छे से पास हो जाता है तो खांसी बेटर हो जाती है। और चीक्स रेड होते हैं, डिस्ट्रेसिंग डिस्निया होता है, स्पूटम थोड़ा सा ब्लड टिंज होता है, रस्टी होता है। और हाथ और पैर ऐसे लगता है कि बर्न कर रहे हैं या ठंडे हैं, ठंडे जलन सी है। टंग रेड एंड बर्निंग है। कफ रेजेस फाउल एयर, टफ ब्लडी प्लग्स और पुरलेंट स्पूटम, डकार आ रहे हैं। मतलब ये जो पेशेंट है जिसको खांसी की तकलीफ है, इसको गैस की बहुत तकलीफ है साथ में, कि इसको ऊपर से डकार भी आ रहे हैं, साथ में इतनी गैस बन रही है अंदर, इतना केमिकल कंबशन हो रहा है कि फ्लेटस भी पास हो रहा है और साथ में डकार भी बहुत आ रहे हैं और बहुत वीकनेस हो रही है। वो पसीना आ रहा है, उल्टी की फीलिंग है, बाहर खुली हवा में बैठने का दिल कर रहा है, कभी ठंड लग रही है, बर्निंग हो रही है, चेस्ट में जलन हो रही है, रस्टी स्पूटम, निमोनिया के सारे सिम्टम है। और जो कंकशन, जो खांसी करने पे जो दर्द है वो उस एरिया में जहाँ से ट्रैकिया हमारा डिवाइड होता है, बिल्कुल इधर चेस्ट में। और ऐसी दर्द है जैसे नाइफ, जैसे चाकू लग रहे हो सब जगह। और खांसी के साथ जो एक्सपेक्टोरेशन है वो काफी ज्यादा कोपियस है और खांसी काफी लाउड है। और खाली डकार आ रहे हैं, बहुत सारे एम्प्टी इरेक्टेशंस आ रहे हैं। किसी और दवाई में ऐसा नहीं मिलेगा। ये सैंग्विन एरिया का बड़ा टिपिकल उसके सिम्टम्स हैं। जब भी कभी आपको किसी ऐसे प्रॉब्लम जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो रहा है, साथ में गैस बहुत ज्यादा हो रही हो, तो आप ऐसे पेशेंट को सैंग्विन एरिया देके देखिए, देखिए कैसा रिजल्ट आता है इसका। अब नेक्स्ट लेवल आ गया हमारा डेस्परेट केसेस का। डेस्परेट केसेस क्या है, जो और सीरियस हो गए कि भाई ये पेशेंट वो हैं जिनके लोग आपके पास कहते हैं जी आईसीयू पहुंच गया है, डॉक्टर कह रहे हैं वेंटिलेटर लगाना पड़ेगा या वेंटिलेटर डाल दिया है, तो अब एनआईवी पे रखा हुआ है, डॉक्टर साहब क्या करें? तो ऐसे में हमारी नंबर 1 रेमेडी है कैंथेरिस। इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, निमोनिया इज इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, तो जब वो सीवियर हो जाए तो हम उस पर रूब्रिक लेंगे इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स गैंग्रीनस टाइप। एटलेक्टेसिस भी एक प्रॉब्लम होती है, एटलेक्टेसिस में गैंग्रीन बन जाता है, एक लोब जो है बर्स्ट कर जाता है, ब्लड भर जाता है। प्रोस्ट्रेशन एंड द लंग अफेक्टेड बर्न्स लाइक फायर, जैसे आग लग रही है फेफड़ों में,
ऐसा ही सिम्टम टेरेबिंथिना में भी है, क्रियोसोट में भी है और कार्बोवेज में भी है। ये ऐसे लग रहा है कि इतना हीट है अंदर, जैसे बॉइल्ड वाटर भरा हो, इतनी हीट फील हो रही है, जल रहा है पेशेंट, जैसे आग में जल रहा है। स्पेशली और ज्यादा क्लियर हो जाती है कैंथेरिस जब उसको बार बार यूरिन भी आ रहा है, जो जिसमें बर्निंग और कटिंग पेन है, चाहे वो एंटीबायोटिक चल रही है इस वजह से हो रहा है या किसी भी वजह से अगर ये सिम्टम मिलेंगे और पेशेंट आपका जो है आईसीयू में है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में है, एआरडीएस में है, कैंथेरिस विल वर्क। एंटिमटाट सडन, बहुत सारे बच्चों को, छोटे बच्चों को स्पेशली जो है ना, वेंटिलेटर से वापस आने वाली दवाई है। बस मुंह खोल के देख लो, बिल्कुल ड्राई कोटेड वाइट ऐसे दही जमाई हुई है जीभ के ऊपर, सडन और सफोकेशन है और शॉर्ट ब्रीदिंग है और पेशेंट पड़ा हुआ है, बलगम निकालने का कोई रास्ता ही नहीं है। इपिकैक और एंटिमटाट के सिम्टम्स जो है ना वो बहुत ही सेम होते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है कि इपिकैक में ना एक तो टंग कोटेड नहीं होती और अभी भी जो लंग्स है ना वो इरिटेटेड स्टेट में होते हैं कि वो पिचका पिचका के सारा बलगम बाहर फेंकना चाहते हैं, उल्टी करवा के, गैगिंग करा के। जो मसल्स हैं लंग की, जो इंटरस्टिशियल टिश्यूज है वो बड़े एक्टिव है, वो वॉमिटिंग करा करा के निकालने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन एंटिमटाट में क्या होता है, जो लंग टिश्यू है ना वो रिलैक्स हो चुका है, अब जो अब भर गया है, भर गया है, अब और भरेगा, लेकिन हमको निकालने का हमारे में कोई दम नहीं है। तो उसमें एंटिमटाट वो मरीजों का डेथ रेटल पे है, घर घर पड़ा है, अब ये निकल के श्वास नली में चला गया, पूरा भर गया तो मर गए। तो accumulation of mucus in chest with coarse rattling, expectoration of thick white mucus after great efforts to raise it, chest filling up, threatened paralysis of lungs. पैरालिसिस ऑफ लंग मतलब इंटरस्टिशियल टिश्यू कोई काम ही नहीं कर रहा और कोमा वाली स्टेज में भी होता है एंटिमटाट वाला पेशेंट। और कैन यू टेल वन मोर रेमेडी फॉर पैरालिसिस ऑफ लंग्स कौन सी है? ग्राइंडेलिया। ग्राइंडेलिया जैसे टीबी 10 बार हो चुकी हो, इतने वीक लंग्स हो किसी वजह से, तो पैरालिसिस ऑफ लंग्स में ग्राइंडेलिया मदर टिंचर बहुत अच्छा वर्क करता है। कैपिलरी ब्रोंकाइटिस, ब्रोंको न्यूमोनिया, स्पेशली छोटे बच्चों में, बड़ी उम्र के लोगों में, नींद नींद सी लगी रहती है, इतनी कमजोरी लगती है, कोई रिएक्शन नहीं है, नीले होठ हो जाते हैं, ठीक है ठीक है, स्विचिंग कवर्ड विद कोल्ड स्वेट, ये है एंटिमटाट की इंडिकेशन। अमोनियम कार, सांस नहीं आ रही, छाती जाम, बिल्कुल नाक बिल्कुल बंद, ये भी पूरी सफोकेशन लैकेसिस की बिल्कुल बहन रेमेडी है ये। बिल्कुल नाक बंद, आप बैठ ही नहीं सकता, लैकेसिस तो लेट नहीं सकती, अमोनियम कार तो बैठेगा ही नहीं, इतनी बेचैनी, इतनी फड़फड़ाहट है इसमें, और कफ कंटिन्यूसली खांसी आएगी पर कुछ निकलेगा ही नहीं, बहुत बेचैनी होगी इसके अंदर। Very like Entimtat, but ammonium carb is worse in cold weather and Entimtat is worse for heat. Chest of old people, typical winter cough होते हैं ammonium carb. और rattling of large bubbles in lungs, bluish or purple lips. Creosote, dreadful burning in chest, जैसे टेरेबिंथिना और कैंथेरिस में थी। Constriction, bronchitis, bronchiectasis with fearful offensive, बहुत बदबू आ रही हो मुंह के अंदर से, मर्क्यूरियस, क्रियोसोट, सीवियर केसेस में क्रियोसोट आप सोच सकते हो, क्योंकि अल्सरेशन होती है वहीं तो बहुत ज्यादा बदबू होती है। तो अल्सरेशन तो काली बाइक्रोम में होती है, लेकिन इतनी उसमें ऑफेंसिवनेस की बात नहीं है। कॉकस कैक्टाई में भी ऑफेंसिवनेस की बात नहीं है, लेकिन ये डेस्परेट केसेस है, इसमें इतनी अल्सरेशन है या ब्लड है, ब्लड जो है अंदर सेल हो रहा है, देयर इज फियरफुल ऑफेंसिव स्पूटम, गैंग्रीन ऑफ लंग, bloody greenish yellow plus pus like sputum. One remembers the case of an elderly woman, ये एक बुक से है फेरिंगटन की, जिसको ब्रोंकाइटिस था और उसको सिर्फ उसकी बहुत वो जो रिजॉल्व में हुआ था, सिर्फ उसकी ऐसी जो टिपिकल ब्रीदिंग में स्मेल थी, स्पूटम में स्मेल थी टेरिबली ऑफेंसिव, उस बेस पे उसको क्रियोसोट 200 दी गई एंड शी रिकवर्ड वेरी वेल। आर्निका, सांस नहीं आ रही होगी, लेकिन जितनी बार उसे कैसे हो, SpO2 जा रहा होगा 60, मैं ठीक हूँ, इशारे कर मैं ठीक हूँ, और फिर अपना सो जाएगा, डिलीरियम में सब ठीक है, पर डिस्टर्ब मत करो, उधर मुंह करके सो जाएगा। तो आप अगर उसको टच करोगे तो सेंटर टू पेरिफेरी जो है कोल्ड होगा, फोरहेड हॉट होगा, नोज कोल्ड होगा, यहाँ से हाथ में से सेंटर टू पेरिफेरी जाओगे तो एक्सट्रीम कोल्ड हो जाएगा। ऐसे पेशेंट अपने पास भी नहीं आने देते किसी को। तो आप आर्निका के और सिम्टम्स कंफर्म करके
आप आर्निका के सिम्टम्स है तो आर्निका विल टेक केयर ऑफ द डेस्परेट केसेस. कार्बो एनिमलिस, न्यूमोनिया एंड सप्यूरेशन ऑफ राइट लंग. जब राइट लंग में प्रॉब्लम है, सप्यूरेशन है, बर्निंग है चेस्ट में, कोल्डनेस है चेस्ट में, सफोकेटिव कफ है, शेक्स द ब्रेन विच फील्स लूज. खांसी करो तो ऐसे लगता है कुछ लिक्विड इधर जा रहा है, ऐसे करो तो इधर जा रहा है. स्पूटम ग्रीनिश ब्राउन सिरप लाइक है. क्यों है वो ग्रीनिश ब्राउन सिरप लाइक? क्योंकि उसमें ब्लड नहीं मिला होगा, टिश्यू भी है, डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग टिश्यू है एंड डिकम्पोजिशन ऑफ फ्लूइड्स एक्सपेक्टोरेशन. ऑन क्लोजिंग आईज, आंखें बंद करने पे, आंखें तो बंद ही नहीं कर सकते, सो जा आंखें बंद करने पे लगता है कि दम घुट जाएगा. टेरेबिन्थिना, कैपिलरी ब्रोंकाइटिस, ड्राउजी, लंग्स जैसे भरे पड़े हैं, उसको कोई सिक्रीशन क्लियर कर दे, उसकी यूरिन कम आ रहा है. लंग के सिम्टम्स के साथ जब यूरिन के सिम्टम्स आए और यूरिनिया बढ़ जाए, किडनी के सिम्टम्स आए और फीवर जो है टाइफाइड लाइक हो, तो आप टेरेबिन्थिना मेडिसिन दे सकते हो. अनबियरेबल बर्निंग एंड टाइटनेस अक्रॉस द चेस्ट, ग्रेट ड्राइनेस और प्रोफ्यूज एक्सपेक्टोरेशन, हेपेटाइजेशन ऑफ लंग. कार्बोवेज, द होम्योपैथिक कॉप्स रिवाइवर, कि बिल्कुल कोई मरने वाला था, आंखें भी फेर ली थी, होठ भी नीले हो गए थे, नाखून भी नीले हो गए थे, और ऊपर वाला कहते हैं ना, एक डेथ से पहले का एक फेस बन जाता है, ऊपर वाला होठ पतला हो जाता है और एक फेशियल वो बन जाता है, वो भी बन जाता है. लेकिन कार्बोवेज, ठंडा पसीना है, कार्बोवेज की इंडिकेशन है, मेडिसिन देते ही पेशेंट रिवाइव हो जाता है. बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स ने अपनी बुक्स में इसके बारे में बताया है कि इसके यूज में दे हैव लिटरली दे हैव रिवाइव्ड डेड डेड पीपल. बर्निंग इन चेस्ट फ्रॉम ग्लोइंग, ऐसी जलन छाती में जैसे कोयले धर रखे हैं, आर्सनिक से रिलीव ना हो रहा हो तो कार्बोवेज ही ले लो. कैपिलरी ब्रोंकाइटिस, डकार बहुत आते हैं, पेशेंट को भी बार बार डकार आएंगे लेकिन रिलीफ नहीं मिलेगा. थर्ड स्टेट, पेशेंट मॉर्बिड, फेटेड स्पूटम, सांस ठंडी, ठंडा पसीना. फिर भी ये है कि पंखा लगा दो क्योंकि आसपास की हवा से हवा नहीं आ रही, मुंह पे हवा फेंको, एयर हंगर. थ्रेटेंड पैरालिसिस ऑफ लंग, कोल्ड थ्रोट, माउथ, टंग कोल्ड, ब्लू भी दिखेगी आपको, ब्लूइश दिखेंगे इनके. फेस येलो ग्रे, ग्रीनिश, हिपोक्रेटिक, पेशेंट कोलैप्स, ऑलमोस्ट गॉन. अब निमोनिया ही बन गया, उस पे अटक गया है कि सब कुछ ठीक है, जब निमोनिया बना हुआ है. तो निमोनिया में डेस्परेट केसेस के बाद जब डिजीज ही बन गई है, एक्यूट से क्रॉनिक में अब आके निमोनिया बन गया है, तो आप कैलकेरिया का दे सकते हैं. अगर इट इज दिस इज द प्रॉब्लम विद द टीथिंग चिल्ड्रन, to clear up pneumonia or bronchopneumonia in fair fatty children of plus tissue minus quality. और symptom क्या रहेगा? Head sweats profusely in sleep, cold damp feet, curved legs, rickets, big head, big abdomen. एपिस, एपिस इतनी अच्छी मेडिसिन है, आ, मतलब मैंने तो यूज करी है, लेकिन आईसीयू में मैंने केसेस पढ़े पर देखे नहीं थे. अभी रिसेंटली मैं एलएमएचआई अटेंड करने गई थी स्पेन, तो वहां पे एक ब्राजील के डॉक्टर थे, तो उसने मुझे बहुत सारे बच्चों के केसेस दिखाए जो बच्चे आईसीयू में कोमा में थे, और एपिस से उसने बिल्कुल नियरली मतलब कोलैप्स पेशेंट जो थे ना, पता नहीं कौन सी प्राइमरी डिजीज की वजह से बस वो आईसीयू में चले जाते हैं और ब्रेन में उनकी स्वेलिंग है या असाइटिस है. एपिस तो उन्होंने इतने सारे केसेस, मतलब मोर देन 10 केसेस आई सॉ कि रिवाइव विद एपिस. कांस्टेंट सेंसेशन द चेस्ट एज इफ ही कुड नॉट लिव, एंग्विश ऑफ माइंड, ऐसे लग इतनी बेचैनी, ऐसा लगता है कि नेक्स्ट सांस आएगी ही नहीं, बहुत घुटन. और पैथोलॉजी में क्या दिख रहा है? बहुत पानी भरा हुआ, प्लूरसी है. बेस्ट रेमेडी टू ब्रिंग अबाउट एब्जॉर्प्शन, एपिस एंड सल्फर will cure almost all cases of pneumonia. एपिस कांट, लेकिन क्या है, एपिस जो है गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, पल्सेटिल और सल्फर की तरह. और सोराइनम, ये पेशेंट भाई इसका निमोनिया ठीक नहीं हो रहा, सोराइनम किसको देंगे? पेशेंट कन्वल्सेंस वेरी स्लोली, दे आर वेरी चिली, ऑफेंसिव, विद डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, की कब ठीक ही नहीं होंगे. पर ये इतना चिली पेशेंट है तो बिल्कुल कंबल वंबल कवर करके अच्छे से रहेगा. और वही सल्फर किसको होगा? टॉर्पिड कंडीशन, Brainiac helped out, but he does not rally. Load on chest, flushes without much fever, लाल लाल दिख रहा है, रिएक्शन की डेफिशिएंसी है, पूरा रिकवर नहीं कर पा रहा. पेशेंट शॉक हेडेड, ज्यादा बहस करता है और ज्यादा साफ सफाई से नहीं रहता, डर्टी लगता है देखने में,
और जो है वो कंबल फेंक देता है, उसको कवर्ड नहीं चाहिए, लाल लाल उसके होंठ आपको दिख रहे हैं, तो सल्फर इंडिकेटर, यू कैन गिव सल्फर. Tuberculinum has promptly cleared up many cases of pneumonia where it hangs fire in persons of tuberculous family history. अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में है या उसकी अपनी हिस्ट्री में कभी कभी बहुत पहले बचपन में रहा है, तो आप ट्यूबरकुलाइनम से भी केस को हेल्प कर सकते हैं, फंसे हुए केस को निकाल सकते हैं. थैंक यू सो मच. दिस वाज एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग, most of the things we could talk about acute respiratory distress. Thank you. किसी के कुछ है क्वेश्चंस तो बताइए. हेलो मैम, एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन है। वो कोई जो पूछ रहे हैं कि आर्सेनिक एल्बम एस्पिडोस्पर्मिया के बारे में क्या कहना है। एस्पिडोस्पर्मा मैं आपको बताती हूँ, जब लंग्स इतने वीक हो जाते हैं कि जब उसकी वजह से हार्ट आइनोट्रॉप्स की जरूरत पड़ जाती है, कि इतना एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहा है कि उसके बाद जो है हार्ट के ऊपर इफेक्ट आ गया, क्योंकि हार्ट को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, क्योंकि लंग्स फेल कर रहे थे, तो लंग तो हार्ट भी फेल करना शुरू हो जाता है. तो एस्पाइडोस्पर्मा देने से, जब एस्पाइडोस्पर्मा देने से ऐसे हेल्प होती है जब हार्ट भी आपका वीक होता है. सिर्फ लंग की कंडीशंस में सिर्फ डायरेक्टली लंग की कंडीशंस में एस्पाइडोस्पर्मा इतना हेल्प नहीं करता. और वो क्या करेगा कि ऑक्सीजन, मैं आपको बताती हूँ, मैं देखती हूँ मैं शेयर कर सकती हूँ कि नहीं. मैंने एक पेशेंट ठीक किया था इसी में ही. नहीं मैम, अभी तो हमारे पास टाइम नहीं अच्छा, है, बस तो फिर इतनी- एस्पाइडोस्पर्मा भी दिया जाता है, लेकिन वो उसमें दिया जाता है कि आपने पूरी ऑक्सीजन खोली हुई है और मतलब पेशेंट फिर भी कैच नहीं कर पाया, तो एस्पाइडोस्पर्मा देखोगे तो आपको वो ड्रॉप्स देने के बाद उसकी ऑक्सीजन मेंटेन रहेगी कुछ देर तक, लेकिन फिर वो कम हो जाएगी, राइज करेगी, कम हो जाएगी. लेकिन उसमें क्या होता है ना कि जैसे कि आपके अगर लंग्स काम नहीं कर रहे, तो बहुत देर तक अगर आपके हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो आपका हार्ट भी पुअरली वर्क करना शुरू कर देता है. तो ये बिल्कुल ही जैसे लास्ट में हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स वर्क करते हैं ना, कि फाइट और फ्लाइट वाले केस में, तो उसमें अगर ये इसकी हेल्प करी जाए और पेशेंट पिक कर जाता है स्पाइडोस्पर्मा से, तो पिक कर जाता है. मैंने कोविड के केसेस में देखा. और आर्सेनिक का तो बताया ही है, आर्सेनिक के सिम्टम है तो आर्सेनिक के ही दिए जाएंगे. थैंक यू मैम, आर्सेनिक का तो आपने बताया ही है। डॉक्टर निशांत सर वो मैडम को धन्यवाद देकर डॉक्टर मनोज सर को मीटिंग हैंड ओवर करेंगे। Thank you so much, ma'am.